नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और पिछली क्लास को रिवाइज कर रहे होंगे। उसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है और प्रतिरोधकता, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का समूहन। क्या आज का टॉपिक? प्रतिरोधों का समूहन। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग दीजिए और लिखिए प्रतिरोधों का समूहन। ठीक है, देखिए प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, इसके डेरिवेशन को भी कंप्लीट करेंगे। तो प्रतिरोध के समूहन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला नंबर होता है श्रेणी क्रम समूहन। क्या होता है? श्रेणी क्रम समूहन। ठीक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा नंबर होता है समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन। अंग्रेजी होता है उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक तीसरा होता है मिश्रित क्रम समूहन। तीसरा क्या होता है? मिश्रित क्रम समूहन, मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्या होता है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं 3 समूहन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। इसको लिखिए, एक एक करके हम लोग हर एक समूहन को देखेंगे, उसके डेरिवेशन, उसके जो फॉर्मूला होता है उसको डेराइव करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड उस पर क्वेश्चंस को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान वे में हर एक चीज़ करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये जो भी बोर्ड है, बिहार बोर्ड का 10th है या बिहार बोर्ड का 12th है या CBSE बोर्ड है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों बढ़ते हैं। पहला नंबर श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, पहला नंबर है श्रेणी क्रम समूहन। ठीक, तो श्रेणी क्रम समूहन को हम लोग पहले ना डायग्राम से देख लेते हैं, उसके बाद उसके परिभाषा को क्या करेंगे, लिखेंगे। डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद परिभाषा को सीखेंगे। तो हम लोग जब कल प्रतिरोध पढ़ रहे थे तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिरोध के संकेत को इस तरीके से दिखाते हैं, है कि नहीं। आज यदि हमको 2, 3, 4 प्रतिरोध लेना है तो हम इस तरह के संकेत का उपयोग करेंगे और सभी प्रतिरोध का नाम अलग अलग क्या करेंगे, दे देंगे। तो कल वाला तो ये वाला कंडीशन आपको याद होगा, ये वाला संकेत याद होगा कि प्रतिरोध को इस संकेत से हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक, तो श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है देखते हैं। हम मान लिए 2-3 प्रतिरोध ले लेते हैं। ठीक है ना, अपने मन से 2-3 क्या ले लिए, प्रतिरोध ले लिए। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। ठीक, मान लिए ये एक प्रतिरोध है। ठीक, और यहाँ मान लिए ये दूसरा प्रतिरोध है और यहाँ मान लिए ये कैसा है, तीसरा प्रतिरोध। ठीक है ना, और इस तीनों प्रतिरोध का नाम दे दिए। इसका नाम मान लिया R1 है, इसका नाम R2 है और इसका नाम क्या है, R3। ठीक, इस तीनों प्रतिरोध को हम क्या किए, इस प्रकार से एक बैटरी की मदद से हम लोग जोड़ दिए। मतलब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। हम जान रहे हैं कि श्रेणी क्रम का जोड़ कैसा होता है, तो हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। उसके बाद इससे डेफिनेशन बनाएंगे और देखेंगे, तो आप लोग भी समझ जाइएगा कि श्रेणी क्रम क्या होता है। बैटरी की मदद से क्या किया, इसको जोड़ दिए और यहाँ पे एक हम क्या लगा दिए हैं, स्विच लगा दिए हैं। ठीक है ना, मान लिए इस बैटरी का वोल्टेज ना V है, ज़्यादा नहीं देना है। बैटरी का वोल्टेज क्या है, V है। जो ही हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक,
तो हम जानते हैं कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब प्लस से माइनस की ओर होता है। तो यहाँ से आई करंट चली, ठीक। जो ही आई करंट यहाँ आई तो इससे भी होकर के कैसी करंट गई, आई करंट, और सेम करंट इससे भी होकर के गई, फिर सेम करंट इससे भी होकर के गई और आई निकली, ठीक। और पुनः बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक आई करंट क्या हो गई, पहुंच गई, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यदि इस तरीके से आप प्रतिरोध को जोड़ते हैं, अभी आपको ये पता नहीं है कि ये सम्मोहन कैसा है, ठीक है ना, अभी बस हम ऐसे जोड़ दिए हैं। यदि आप इस तरीके से प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, जब स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी से जो धारा आई निकली है, तो ये धारा R1 वाले प्रतिरोध में भी जा रही है, ये धारा R2 वाले प्रतिरोध में भी जा रही है, और सेम धारा R3 प्रतिरोध में भी क्या हो रही है, जा रही है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं सबों में कैसी धारा जा रही है, समान धारा जा रही है। सबों में कैसी धारा जा रही है, समान धारा जा रही है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा समूहन, प्रतिरोधों का ऐसा समूहन जिसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती हो, जिसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती हो, उसी को हम लोग कौन सा क्रम कहेंगे, श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे। कैसा कहेंगे, श्रेणी क्रम समूहन। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोधों का ऐसा समूहन जिसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। तो लिखिए बच्चों, अब परिभाषा लिखते हैं, है कि नहीं है परिभाषा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। डायग्राम की मदद से हम समझाने का कोशिश किया है। तो लिखते हैं यहाँ पे, प्रतिरोधों का ऐसा समूहन, प्रतिरोधों का ऐसा समूहन, प्रतिरोधों का ऐसा समूहन जिसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में, इसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में कैसी धारा जाती हो, समान धारा प्रवाहित होती हो, समान धारा प्रवाहित होती हो, ठीक है ना। उसी को हम लोग कौन सा समूहन कहेंगे, श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो ये हो गया इसका परिभाषा। लेकिन एक बात और आप जान लीजिए कि श्रेणी क्रम समूहन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं सभी का विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी का विभव क्या होता है, अलग अलग। क्यों? क्योंकि यदि इस दोनों प्रतिरोध को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तो इसका टर्मिनल अलग है, इसका टर्मिनल अलग अलग पॉइंट से जुड़ा है, इसका टर्मिनल अलग अलग पॉइंट से जुड़ा है। तो यदि ये मान लीजिए V वोल्ट हम बैटरी दे रहे हैं इस परिपथ में, तो ये V वोल्ट क्या हो जाता है ना, सबों में बट जाता है, क्योंकि सबका विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। मान लिए कि इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, और मान लिए इसका विभव कितना है, V3 है, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो यहाँ तक बातें आप लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। अब कहाँ पे चलते हैं, इसके डेरिवेशन पे, कि यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। इसका समतुल्य प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होगा, तो इसके समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, आप लोग देख लीजिए, R बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यदि 4 रहेगा तो प्लस R4, 5 रहेगा तो प्लस R5। इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे होता है। हम जानते हैं ओम के नियम से, ठीक है ना, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या बोलता है, बोलिए, V बराबर I इंटू R, ठीक है ना। यदि विभव का, यदि पूरे परिपथ का विभव V है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और समतुल्य प्रतिरोध कितना है, R है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू R। हम इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लिए, 1 मान लिए। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रतिरोध अब लिखते हैं, प्रतिरोध R1 में, प्रतिरोध R1 का विभव, प्रतिरोध R1 का विभव, उसको क्या मान रखे हैं, V1। तो प्रतिरोध R1 का विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, इसमें कितनी धारा जा रही है, I धारा,
और इसका प्रतिरोध कितना है R1, तो कितना हो जाएगा I इंटू R1। सेम उसी प्रकार से प्रतिरोध R2 का विभव क्या मान रखें उसको V2 बराबर क्या हो जाएगा R2 में कैसी धारा I धारा, मतलब सब में तो सेम धारा जा रही है, और इसका प्रतिरोध कितना है R2, तो क्या लिख लिए R2। उसके बाद लिखते हैं प्रतिरोध R3 का विभव, उसको किससे सूचित किए हैं V3 से, क्या हो जाएगा बोलिए I इंटू R3। यहाँ तक तो बच्चों समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम जान रहे हैं, हम क्या जान रहे हैं, इस परिपथ में विभव कितना दिए हैं V, और यही V जा करके बट के क्या हो गया V1 V2 और V3, हुआ कि नहीं हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 का मान कितना है V है, क्योंकि यही V3 में जाके क्या हो गया बट गया, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, यदि परिपथ का कुल विभव, परिपथ का कुल विभव कितना हो V हो, V हो, तो आप क्या लिखिएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे हाँ या ना। अब इक्वेशन 1 से जान रहे हैं कि V बराबर क्या है I इंटू R, I इंटू R EQ दे दीजिए, EQ मतलब इक्विवेलेंट, सबका समतुल्य, I इंटू RQ। V1 का मान कितना है बोलिए I इंटू R1 प्लस V2 का मान कितना है I इंटू R2 प्लस V3 का मान कितना है I इंटू R3। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। I R इक्विवेलेंट बराबर I कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, यदि आगे रहा 4 रहा तो 4 भी देना है, 4 रहा तो 4 भी, 5 रहा तो 5 भी, कोई ज़रूरत नहीं कि 3 तक ही होगा। ये I और I क्या हो गया कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट नीचे दिख रहा होगा, ठीक है ना, देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है। R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हो गया श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। कोई दिक्कत बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यदि श्रेणी क्रम में इस तरीके से प्रतिरोध जुड़े हुए रहे और उसका बोल दे कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा सूत्र R1 प्लस R2 प्लस R3। एक क्वेश्चन इस पर करके देखते हैं, तब ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तब तक आप लोग इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े, आप लोग भी लिख लीजिएगा अच्छे से, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान वे में छोटे से, मतलब एक चार्ट में एक छोटे से जगह में इसको मस्त में प्रूफ कर लिए हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग मान लेते, अयो वायर पैर में चिपक गया। तो बच्चों हम लोग मानते हैं कि 3-4 प्रतिरोध हैं, ठीक है ना, और जिसका मान क्रमशः मान लिए इस तरीके से है 1 2 3 4। मान लीजिए 4 प्रतिरोध है जिसका मान 1 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है और 6 ओम है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको प्रतिरोध दे दिया है। अब बोला है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। आप लोग लिख लीजिए। मान लीजिए ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, वो क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध क्या करें? ज्ञात करें। आप लोग लिख लीजिए। अब देखते हैं क्या करना है। किनके बीच बोल रहा है समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने? ए और बी के बीच। तो हम अपनी मन से ही क्या करेंगे, ए और बी के बीच बैटरी को जोड़ देंगे। ए और बी के बीच किसको जोड़ देंगे? बैटरी को जोड़ देंगे। बैटरी क्यों जोड़ेंगे? तो ये पता करने के लिए हम लोग बैटरी को जोड़ते हैं कि जुड़े हुए प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है अथवा समांतर क्रम में। इस चीज़ को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर लिख दिए प्लस और यहाँ क्या लिख दिए? माइनस। ये क्या हो गया? आई।
मान लेते हैं बैटरी से आई धारा निकल रही है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। आई धारा ऐसे गई, इसमें भी आई धारा, इसमें भी आई धारा, और वही धारा से, क्योंकि दूसरा तो रास्ता है नहीं कि दो रास्तों में बटेगी, इसमें भी आई धारा, इसमें भी आई, और इसमें भी आई, इसमें भी। तो देख रहे हैं कि सभी जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, सभी प्रतिरोधों में कैसी धारा जा रही है? समान धारा जा रही है। जो ही समान धारा जाएगी तो हम बोल देंगे वो कैसा क्रम? श्रेणी क्रम। और जो ही श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो भैया R1 का मान कितना है? 1 ओम, R2 का मान 3 ओम, R3 का 4 प्लस 6, 6 4 10 3 13 1 14 ओम। ठीक है ना? तो यही हो गया इसका समतुल्य प्रतिरोध। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए इसी में देखिए अभी मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बैटरी का मान दे दिया 28 वोल्ट। कितना वोल्ट दे दिया? 28 वोल्ट। ठीक, बोल रहा है कि यदि परिपथ को 28 वोल्ट के विभव से 28 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो 3 ओम वाले प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि यदि परिपथ को 28 वोल्ट वाले बैटरी से क्या करें, हम जोड़ दें, तो 3 ओम वाला जो प्रतिरोध है इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी वो निकालनी है अपने को, है कि नहीं? तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप R इक्विवेलेंट टोटल निकाल लिए हैं, ठीक है ना? टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो गया है? 14 ओम। ठीक है, और V का मान टोटल कितना है? 28 वोल्ट, है कि नहीं? और अपने को निकालना क्या है? I बराबर Y। तो किसका I? 3 ओम का I। ठीक है ना? 3 ओम में प्रवाहित धारा। लेकिन अपने लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट सोच सकते हैं कि यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो सभी जुड़े हुए प्रतिरोधों में कैसी धारा जाएगी? समान धारा जाएगी, चाहे वो 1 ओम वाला है, चाहे 3 ओम वाला है, चाहे 4 ओम वाला है। इसका मतलब है कि यदि हम इससे होने वाली इस धारा का मान निकाल ले तो यही धारा किस में जाएगी? 3 में भी जाएगी। यदि 6 से पूछ रहा हो तो वही धारा किस में भी जाएगी? 6 में भी जाएगी। बस हमको इस धारा का मान क्या करना है? निकालना है। ठीक, तो इस धारा का मान निकालने के लिए हम किसका नियम लगाएंगे? ओम का नियम। यहाँ पे ओम का नियम V बराबर क्या होता है? I इंटू R। तो I बराबर कितना हो जाएगा? V बट्टा R। तो V का मान कितना है? 28 और बट्टा R का मान कितना निकाले? 14। कितना हो गया? 2 एम्पियर। मतलब कितनी धारा जाएगी? 2 एम्पियर। मतलब 3 ओम वाले प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित होगी? 2 एम्पियर। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि वही सेम क्वेश्चन पूछ दें कि 6 ओम वाले प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित हो जाएगी तो उसमें भी कितना? 2 एम्पियर ही होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में धारा समान प्रवाहित होती है, उसमें अलग अलग धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो केवल हम एक का मान निकाल लेंगे तो वही सबों का हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नंबर चलते हैं, समांतर क्रम समूहन। उसको देख लेंगे, उसके बाद और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है ना बच्चों? ये पहला एक एग्जाम्पल था श्रेणी क्रम को दिखाने के लिए क्या होता है, समझाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों पॉज करके इसको लिखिए। तो बच्चों दूसरा नंबर अब हम लोग देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर देखने का कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। यदि अच्छा वीडियो लग रहा है और समझ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जो भी बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उसको शेयर करें, बहुत ही यूज़फुल और लाभदायक होगा उनको भी, है कि नहीं? इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आईडी है, यदि वहाँ शेयर कर सकते हैं, यदि आपकी मर्ज़ी है तो कर सकते हैं, यदि अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग पढ़ें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। अब दूसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं समांतर क्रम समूह। समांतर का स्पेलिंग देख लेते हैं कैसा होता है कि नहीं है? समांतर क्रम। चलिए भाई, जैसा भी होता हो, थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक भी हो जाए तो आप लोग कर ले। समांतर या समांतर, समांतर क्रम समूहन, समांतर क्रम समूह। ठीक है,
क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अंग्रेजी क्या होता है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए भाई, हम ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे को बार बार बोलते रहते हैं कि बिहार में 10th क्लास में इंग्लिश में पास होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो ही हम लोग 10th के बाद 11th 12th में जाते हैं, इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी हो जाती है और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे टीचर, सभी टीचर मैक्सिमम हर एक जगह इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को मतलब बिहार के बच्चों को ना आगे दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो अंग्रेज नहीं बनना है लेकिन इंग्लिश को जानना है। ठीक, इंग्लिश को जानना है, अंग्रेज बनना नहीं है लेकिन इंग्लिश को जानना है, इतना तक जानना है कि आगे जब हम 11th 12th का पढ़ाई को कंटिन्यू करें तो हमको दिक्कत क्या हो, नहीं हो। ठीक है ना बच्चों, ये बात हम ऑनलाइन क्लास में भी बोलते हैं और ऑफलाइन क्लास में भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हर एक चीज़ को जानना है, अंग्रेज नहीं बनना है लेकिन उसके इंग्लिश वाले मीनिंग को क्या करना है, जानना है। समांतर क्रम समूह देखते हैं, पहले डायग्राम की मदद से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके डेफिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं और उस 3 प्रतिरोध को हम इस तरीके से जोड़ दिए। किस तरीके से हम जोड़ रहे हैं, और हमको अभी पता नहीं है कि ये कौन सा क्रम है, बाद में देखेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे उसके बाद देखेंगे, तब जाकर के डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है ना, मान लीजिए इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं, हमको तो पता है तो हम इस तरीके से जोड़ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखिए भाई क्या हो रहा है, इस तरीके से जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है ना, मान लिए ये हो गया 3 प्रतिरोध, मान लिए ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये क्या हो गया R3। ठीक, और मान लिए ये पॉइंट है A एंड दिस इज पॉइंट B, और इस दोनों के बीच ना हम एक बैटरी को जोड़ दिए। मान लीजिए उसका विभव कितना है, V है, एक प्लस हो गया और एक माइनस। बड़ा वाला लकीर प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। अयो, ये जैसे लग रहा है टिल्ट हो गया है, घोलटने वाला है कि नहीं, नहीं, भावनाओं को समझिए, ये सीधा है, आप लोग सीधे बनाइएगा, है कि नहीं। अब समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो ही यहाँ पे स्विच लगाए थे, स्विच नहीं लगाए, अब स्विच लगा देते। स्विच को जो ही हम ऑन किए, है कि नहीं, जो ही स्विच को ऑन करेंगे तो इससे क्या प्रवाहित होएगी, धारा, प्लस से माइनस की ओर, मतलब इस तरीके से घूम करके जाएगी। तो यहाँ तक आई धारा, जो ही आई धारा यहाँ पर पहुँची, जो ही आई धारा पॉइंट ए पर पहुँची तो आई को कितना रास्ता दिखा, 3 रास्ता। कितना रास्ता दिखा, 3 रास्ता। तो अब ये आई क्या करेगी, तीनों रास्तों में क्या हो जाएगी, बट जाएगी, तीनों रास्तों में बट जाएगी। कैसे, सिंपल सी बातें हैं। मान लिया आपको एक लड्डू दिए, उसको ना 3 दोस्त में बांटना है, आप क्या कीजिएगा, एक ही लड्डू से तोड़ तोड़ के तीनों दोस्त को दीजिएगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि तीनों को एक एक लड्डू आप दे दें, क्योंकि आपके पास कितने लड्डू है, केवल एक ही है। तो यहाँ पे कितनी धाराएं हैं, एक धारा आई है, हर एक में आई धारा तो जा नहीं सकती है, वो तो उससे कम ही जाएगी, मतलब बट करके ही जाएगी, है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि इसमें गई I1 धारा, इसमें गई I2 धारा और इसमें गई I3 धारा। ठीक है बच्चों, तो ये I1 धारा ऐसे करके चली, इससे I1 धारा प्रवाहित होते हुए यहाँ तक I1 धारा पहुँची, कोई दिक्कत नहीं। I2 धारा ऐसे करके चली यहाँ तक I2 धारा प्रवाहित होते हुए इस टर्मिनल तक आ गई। I3 भी चली, R3 से पास होते हुए यहाँ तक पहुँच के I3 धारा आ गई, और पुनः टर्मिनल B पर जा करके ये तीनों धारा मिल गई, क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों मिल करके पुनः क्या बन गई, I धारा, क्योंकि I बटी थी और तीनों ने पुनः मिल करके किसका निर्माण कर लिया, I का निर्माण कर लिया, I धारा और I धारा, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मेरा ये मतलब है कि बैटरी से जितनी धारा चली थी, रास्ते में धारा बट गई, लेकिन पुनः धारा जुट करके उतनी ही हो करके दूसरे टर्मिनल तक क्या हो गई, पहुंच गई। जब ऐसा आपको हो जाए, सर्किट डायग्राम में जब आप धारा भेज रहे हैं और पुनः आपको वही धारा मिल जाए, तो आप समझिएगा कि आप जो धारा को बांटे हैं, आपके जो बांटने की विधि है वो क्या है, सही है। और इस बांटने के बाद जब आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को जांचिएगा तो आपको सही सही पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बातों को अब हम समझते हैं। हुआ क्या, जब हम धारा को बांटे ना,
तो हुआ क्या है कि R1 वाले प्रतिरोध में I1 धारा, R2 वाले प्रतिरोध में I2 धारा और R3 वाले प्रतिरोध में I3 धारा। ठीक है ना। कहने का मेरा ये मतलब है कि सभी जुड़े हुए प्रतिरोधों में अलग अलग धारा जा रही है। सभी जुड़े हुए प्रतिरोधों में कैसी धारा जा रही है? अलग अलग धारा जा रही है। ठीक है ना। तो प्रतिरोधों का ऐसा समूह है जिसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती हो, उसी को हम लोग कौन सा क्रम कहते हैं? समांतर क्रम समूहन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग परिभाषा लिखते हैं, है कि नहीं है? परिभाषा क्या हो रहा है? सब में समान धारा है कि अलग अलग? तो सर सब में कैसी धारा है? अलग अलग धारा है कि नहीं? तो परिभाषा लिखते हैं, प्रतिरोधों का ऐसा समूहन, प्रतिरोधों का ऐसा समूहन, ऐसा समूहन जिसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में, इसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में, इसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा, कैसी धारा भाई? अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना। देख रहे हैं कि इसमें भी अलग, इसमें भी अलग, इसमें भी अलग। ठीक। लेकिन समांतर क्रम में धारा तो अलग होती है, लेकिन सभी प्रतिरोधों का विभव क्या होता है? सेम होता है। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए इन सारे प्रतिरोधों के टर्मिनल को एक जगह ला करके आप जोड़ दिए हैं, इस साइड के सभी टर्मिनल को एक जगह ला करके जोड़ दिए, मतलब सबों को एक जगह ला करके जोड़ दिए हैं और उसको एक बैटरी से क्या किए हैं? कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक। तो इसीलिए इसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का विभव क्या होता है? सेम होता है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या था? देखिए इस तरीके से अलग अलग था, इस तरीके से ये अलग और ये अलग, इसलिए इसका विभव क्या था? अलग अलग था श्रेणी क्रम का। लेकिन समांतर क्रम में सबको एक जगह ला करके क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं, इसीलिए सबका विभव क्या होता है? सेम होता है। तो इसका भी विभव भी होगा, इसका भी विभव भी होगा और इसका भी विभव क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का विभव समान होता है। क्या होता है? समान होता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक। अब हम लोग चलते हैं समांतर क्रम समूहन का व्यंजक। समांतर क्रम समूहन का व्यंजक कहने का मतलब इसका फॉर्मूला, इसका क्या चीज़? फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लीजिए, उसके बाद उसी फॉर्मूला को डराइव करेंगे। ठीक। इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये इसका फॉर्मूला होता है समतुल्य प्रतिरोध का। किसका? समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट का। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं इसके फॉर्मूला को प्रूफ करने की विधि को देखते हैं। ठीक। हम ये वाला पार्ट ना मिटा लेते हैं जिससे कि आसान होगा प्रूफ करने में। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं व्यंजक, समांतर क्रम का व्यंजक मतलब फॉर्मूला देखते हैं या इक्वेशन देखते हैं कैसे होता है। ठीक है। श्रेणी वाले में भी वहाँ भी आप व्यंजक हेडिंग दे दीजिएगा, हमने दिए थे। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं ओम का नियम से। ठीक है ना। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से। देखिए बहुत ही आसान वे में और छोटे से जगह में मस्त में करेंगे। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बोलता है? V = I × R, ये बोलता है। तो I बराबर कितना हो जाएगा? V/R। इसमें I इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें धारा क्या है? अलग अलग है। जो अलग अलग है उसी को निकालते हैं। I बराबर V/R। इसको क्या मान लिया? इक्वेशन 1 R इक्विवेलेंट मान लेते हैं क्योंकि ये समतुल्य निकालने जा रहे हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब ध्यान से देखिए, सेम उसी प्रकार R1 प्रतिरोध में, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 बराबर, तो क्या हो जाएगा? I1 बराबर जानते हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो I इसमें इसका भी कितना है? भी विभव कितना है? भी ही है।
और प्रतिरोध कितना है, आर की जगह R1, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, V/R1। उसी तरीके से R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 बराबर कितना हो जाएगा, I2 का विभव कितना है, V है, और प्रतिरोध कितना है, R2, तो V/R2 है कि नहीं। सेम उसी प्रकार R3 वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 का मान V/ कितना हो जाएगा, R3। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया हो, है कि नहीं। हम क्या देख रहे हैं, इस परिपथ में I धारा बहना स्टार्ट करा और यही I क्या हुआ, 3 भागों में विभक्त हो गया और फिर से मिल करके ये I1 + I2 + I3 बराबर I बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि I2 + I3 + I1 I2 और I3 का जो मान है वो किसके बराबर है, I के बराबर है कि नहीं है। हम ऐसा बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चूँकि पूरे परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए I बराबर I1 + I2 + I3, क्योंकि I धारा ही इस तीनों में तो बट गई है कि नहीं। तो ऐसा तो हम लिख सकते हैं। अब I बराबर हम जान रहे हैं V/R इक्विवेलेंट, ठीक है, ओम के नियम से। I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। तो V/R इक्विवेलेंट बराबर V कॉमन ले लेने पर R1 R2 R3, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही हो गया समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में अंतर, उसको अच्छा हाँ अंतर देखेंगे और अंतर देखने के बाद इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दें, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बच्चों को देखने में कठिनाइयाँ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको यहीं स्टॉप करके तुरंत हम नेक्स्ट वीडियो को क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, और उसमें हम लोग दोनों का अंतर और समांतर क्रम से जुड़े हुए क्वेश्चंस को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चों।